हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। और आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोगों का चैप्टर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है, कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, उसके कार्य, उसकी शक्तियाँ, पद, पदावधि आदि सभी हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चालू करते हैं। पहला है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है ये एक भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक। अब कार्यपालिका का प्रधान, क्वेश्चन यहां से आएगा कि कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो हमारा होता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो याद रखना, यहाँ पे भारत लिख सकते हैं हम लोग, भारत। भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। याद रखना, प्रधानमंत्री नहीं करना है, राष्ट्रपति। अब यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, सिर्फ हुआ क्या, भारत की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, और यहीं पे अगर क्वेश्चन बदल जाए कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो हमारा होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। लेकिन यहां पे लिखेंगे हम लोग संघ स्तर का, मतलब भारत का। ठीक है, संघ स्तर का। और यहां पे भी भारत लिखेंगे, क्योंकि अगर लिखे ये भारत नहीं होगा, सिर्फ कार्यपालिका प्रधान होगा, तो राष्ट्रपति किस स्तर का? तो संघ स्तर का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, आंसर वही होगा हमारा कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान, फिर वही आंसर, राष्ट्रपति। फिर से सुन लीजिए, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, तो हमारा होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, आया, ये क्लियर हो गया ना आपके क्वेश्चन? आगे चलते हैं हम लोग। निर्वाचन। अब जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति है उसको चुना कैसे जाता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है? ठीक है, तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लिखा तो है ये, हाँ देखो, विधानसभा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडुचेरी क्यों? क्योंकि दिल्ली और पांडुचेरी में भी विधानसभा है। अब देखते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित, मतलब संसद। संसद में दो सदन होते हैं, पहला है राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो याद रखना क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है
कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के किस सदन के सदस्य भाग लेते हैं, तो दोनों सदन के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और राज्यों के विधानसभा, देखो राज्य में होती है विधानमंडल, जिस तरह केंद्र में संसद है उसी तरह राज्य में है विधानमंडल। और विधानमंडल के भी दो भाग हैं, एक है हमारा विधान परिषद और हमारा विधान सभा। ये सभी राज्यों में, जितने भी राज्य भारत में है सभी राज्यों में है विधानसभा, ठीक है। और विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, तो ये सभी राज्यों में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग विधानसभा की ओनली बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो विधानसभा के जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी, मतलब दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है, तो उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो उसमें मत या वोट दे सकते हैं, ठीक है। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आ गया होगा, हमें लगता है सभी को आ गया होगा। तो एक बार देख लेना, कायदे से देख लेना, राष्ट्रपति चैप्टर आपको बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में राष्ट्रपति के चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन आता है। या फिर उसके निर्वाचन की बात आएगी, या उसके पद की बात आएगी, या शपथ की बात, कार्यकाल या शपथ कौन दिलाता है, त्याग पद किसे देता है, आदि आदि बातें राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। अगला आइए आगे चलते हैं। सबसे लंबा, यहीं पे देखते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का? कोई बताएगा क्वेश्चन कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, कब से कब तक रहा था, ठीक है। तो वो 1950 से बने थे, 1950, 24 जनवरी 1950 से इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है। और ये कब तक रहे थे? 1962 तक, मतलब कि 12 वर्ष। याद रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये 12 वर्ष रहे थे। क्यों रहे थे? ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कोई कि 50 से 62 तक रहे थे, ये 12 साल रहे थे, तो इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि जब ये राष्ट्रपति बने थे उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम नहीं पारित हुआ था, ठीक है। तो एक है, आप पढ़ेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952। यह नियम 1952 में पारित हुआ था, और इसी अधिनियम के तहत कहा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो सिर्फ 5 वर्ष का होगा। तो इस अधिनियम के तहत ही इनके 2 साल बढ़ गए थे, क्योंकि अधिनियम 52 में आया था, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति, मंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्र, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है।
का पद लाभ का पद नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो पद होते हैं वो पद लाभ के पद नहीं होते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या संविधान में वर्णित है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक काम करना, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों को, जितने आपके दोस्त हैं उनको अधिक से अधिक ये हमारा चैप्टर जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं संविधान, या अदर हमारे जो मेंबर्स हैं या हमारे साथी हैं पढ़ा रहे हैं, मैथ है, साइंस है, ठीक है, हिंदी है, तो उनको सहायता मिलती रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो इतना जल्दी से जल्दी आप लोग कर लेना। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ाते रहेंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 60। तो हम लोग सिर्फ 60 तक अभी देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। एक और लिख लेते हैं, अनुच्छेद 61। इसको देखने के बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ये जो अनुच्छेद 61 वाला है, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में क्या वर्णित है? राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति का पद है ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है। इसके बाद कार्य एवं शक्ति, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 53 हो गया। 54 में निर्वाचन का वर्णन। इसमें क्या है? निर्वाचन का वर्णन। इसमें निर्वाचन की रीति। ठीक है, 52, 53, 54, 55। अगला हम लोग देते हैं 56 में पदावधि। पदावधि 56 के बाद 57 है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता, मतलब योग्यता के बारे में वर्णित है 58 में। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं 59 में। 59 में क्या है? वेतन एवं भत्ते। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 60 में। 60 में हमारा वर्णित है राष्ट्रपति का मतलब शपथ के बारे में। शपथ। 61 में महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन 61 में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग किस पे? 52 पे, और 52 के बाद फिर 53 में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 52। इसमें क्या वर्णित है? इसमें वर्णित है राष्ट्रपति का पद। जो राष्ट्रपति का पद है वर्णित अनुच्छेद 52 में, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रधान होगा, वो कौन कहलाएगा? वो राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अगला हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कार्य एवं शक्तियां का विस्तार हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 54 चलते हैं।
अभी हम लोग 61 के बाद फिर 53 पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी कार्य शक्तियां जो विस्तारित हैं, तो उनको डीपली समझाना, धीरे धीरे समझाना है कि आप लोगों को समझ में आ सके। अगला हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में क्या वर्णित आप लोग दिख रहा है, निर्वाचन का वर्णन, मतलब जो राष्ट्रपति है इसका निर्वाचन किस तरह होता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि लोकसभा, सॉरी, निर्वाचन का वर्णन, जो निर्वाचन का वर्णन है वो किस तरह होता है। देखो, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा, के निर्वाचित सदस्य, देखो, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुदुचेरी के भी, मतलब दिल्ली और पांडिचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें भी राज्य के साथ साथ दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, तो इसलिए दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ जाता है, क्योंकि चार जब आप थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर देंगे तो उसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेता है, उसमें क्वेश्चन अलग से थोड़ा पूछेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन होता है, उसके तहत कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। तो यहाँ पे लिखते हैं नोट हम लोग कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद, जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखना, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और उसकी जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो भाग लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा इनके भी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहां से याद रखना कि इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 55, ठीक है, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। अब निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति या किस रीत के। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल, संक्रमणीय पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल, संक्रमणीय पद्धति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल, संक्रमणीय पद्धति और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो निर्वाचन की रीति है वो किस तरह होती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल, संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है, और गुप्त मतदान, मतलब इसमें जो मतदान देते हैं वो गुप्त रूप से मतदान दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो निर्वाचन की रीति है वो पूर्ण होती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 56। में क्या था, पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद
अगला आ गया हम लोग अनुच्छेद 56। जो अनुच्छेद 56 है उसके तहत क्या होता है, उसके तहत अनुच्छेद 56 के तहत पदावधि का वर्णन है। ठीक है, इनकी पदावधि कितनी होती है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति जो होता है उसकी जो पदा अवधि होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पदावधि मतलब पद की अवधि। तो यहाँ पे लिखते हैं शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। मतलब कि जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेता है उस दिन से ही इनका कार्यकाल शुरू होता है और 5 वर्ष तक। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है, अगर इसके बीच में राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो वो किसे देगा, यहां से याद रखना क्वेश्चन, 5 वर्ष। अगर बीच में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को देगा। अगर अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देगा। तो याद रखना छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बच्चे पेपर में क्या करते हैं, एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो क्या गलत कर देते हैं, गलत ये कर देते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति में त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। याद रखना राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, 2 बार हमने बता दिया, तो याद रखना उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या वर्णित है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। क्या अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो क्या वो दूसरी बार भी बनने काबिल है, हाँ, वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति पद के लिए अब चुनाव लड़ सकता है या पुनः निर्वाचन की रीति है, या निर्वाचित हो सकता है जितनी बार भी चाहे। भारतीय संविधान में उसके लिमिट की कोई गणना नहीं की गई है कि आप 1 पंचवर्षीय या 2 या 3 पंचवर्षीय रहेंगे, नहीं, आप जितनी बार चाहें राष्ट्रपति रह सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यहां पे लिखते हैं, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति जितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, मतलब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 1 बार, 2 बार या 3 बार ही लड़ेंगे, आप जितनी बार चाहें, जितनी बार भी चाहें उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अगला है योग्यता। ठीक है, कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, देखो राष्ट्रपति की योग्यता, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो पहला कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि सबसे पहला वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का
नागरिक। सबसे पहले उसको भारत का एक नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखो यहां से क्वेश्चन ये देखो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। ये क्वेश्चन याद रखना, फिर से हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी की न्यूनतम आयु, किसी व्यक्ति की न्यूनतम, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसकी कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। 35 वर्ष, 35 वर्ष। क्यों क्यों हमने 3 बार कहा, इसलिए कहा क्योंकि जो 35 वर्ष है ये अभी हाल ही में एयरफोर्स के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और कुछ बच्चे गलत करके आ गए, ठीक है। तो याद रखना 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली और तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। क्या हो, लोकसभा सदस्य बनने, देखो लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है किसी सरकारी लाभ पद पर ना हो। कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी लाभ पद पर है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो किसी सरकारी पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या होता है, वह भारत का नागरिक हो, तो भारत का हर एक आम नागरिक है। कम से कम 35 वर्ष की आयु, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है भारत में। लोकसभा सदस्य बनने योग्य भी बहुत से व्यक्ति हैं और किसी सरकारी लाभ पद पर भी नहीं है, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं। तो क्या हर एक व्यक्ति इन योग्यताओं के साथ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? नहीं। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके, जैसे कहते हैं कि पर्चा भरना, कि आप अगर इसके लिए काबिल है तो आप पर्चा भर दीजिए तो आप चुनाव लड़ने के योग्य बन जाएंगे। तो अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव का पर्चा भरते हैं अपने पद की, मतलब कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इन योग्यताओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं भी होनी आवश्यक है। क्या? कि संसद में 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हम लोग देखते हैं और क्या चीज, राष्ट्रपति का अगर चुनाव आप लड़ रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ेगी। और 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करना। देखो 15 सदस्य प्रस्तावक और 15 अनुमोदक के रूप में होना चाहिए। और इसके बाद 50 सदस्य, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। और जब जमानत राशि है वो कहाँ जमा करनी पड़ेगी? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी है आपको। और अगर फिर इसके बाद 1/6 वोट ना मिलने पर जमानत राशि क्या होगी? जब्त हो जाएगी। अगर आपने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा तो सबसे पहले आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी सरकारी लाभ पद पर भी ना हो।
और इसके बाद ये योग्यताएं तो हर एक आम नागरिक में मिल जाएंगी। इसके बाद 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, तभी आप उस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद जब अप्लाई कर दोगे तो 15,000 रुपए जमानत राशि देनी पड़ेगी आपको, और वो कहाँ जमा करनी है? आरबीआई रिजर्व बैंक में जमा करनी है। और 1/, अगर वोटिंग हो जाती है उसके बाद जब वोट खुलते हैं, अगर 1/6 वोट आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, मतलब आपको जमानत राशि नहीं मिलेगी। अगर वोट 1/6 मिल जाते हैं तो आपकी जमानत राशि वापस हो जाएगी 15,000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59। ठीक है, अनुच्छेद 59 में चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तो सबसे पहले वेतन और भत्ते, इसका वेतन कितना है, कितना होता है? तो यही क्वेश्चन आता है हम लोगों का कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। अनुच्छेद 59, वेतन और भत्ते। देखो, इसको कुछ वेतन मिलते हैं, कुछ ऊपरी भत्ते मिलते हैं, रहने के लिए मकान, घर, गाड़ी, गार्ड। राष्ट्रपति अगर आप पद पे हैं तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो इसके तहत निःशुल्क शासकीय आवास, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या इसकी सुविधाएं होती हैं? निःशुल्क शासकीय आवास, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन। तो ये क्या होता है? हमें इन्हें निःशुल्क मिलता है। ठीक है निःशुल्क शासकीय आवास की सुविधा होती है, और राष्ट्रपति को सभी प्रकार के वेतन और भत्ते मिलते हैं। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, अधिनियम 2001 अधिनियम पारित हुआ था वो 2008 में, उसके तहत इसका वेतन 1.5 लाख रुपए होता था। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, अधिनियम 2008 के तहत वेतन कितना था? 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 रुपए, इसका वेतन 1,50,000 रुपए था। लेकिन क्या हुआ? वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राष्ट्रपति को वेतन के रूप में कितने रुपए मिलते हैं? तो 5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, 1.5 लाख रुपए थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 5 लाख रुपए। ठीक है, आइए चलते हम लोग अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में शपथ, कि शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, शपथ की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 60, शपथ मतलब राष्ट्रपति को शपथ। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना, शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या किसी हालत में नहीं आ सका, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा? आइए देखते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है
तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, देखो अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या नहीं आ सका या किसी कारणवश, ठीक है, तो कौन शपथ दिलवाएगा? उसका जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसका जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा तो वो उसकी राष्ट्रपति के पद की शपथ वही दिलवाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं महाभियोग। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। अब देखो महाभियोग कब लगाया जाता है? तो संसद का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। याद रखना, अगर राष्ट्रपति संसद का मतलब संसद का उल्लंघन अगर कर रहा है तो उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, अब जो महाभियोग है वो कहां लगाया जाएगा, मतलब किस सदन में? तो लिख सकते हैं महाभियोग संसद के किसी भी सदन, किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, वो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसके बाद अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहे हैं तो उसके तो यहां पे लिखते हैं महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति महाभियोग लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले इसके जो 14 दिन है उस 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना चाहिए कि आप पर महाभियोग लगने वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिस पर महाभियोग लगाया गया? तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया एक प्रकार से महाभियोग होता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया, मतलब संसद का अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं, जो राष्ट्रपति होता है जो अगर इसके विवाद है कोई तो कहां सुलझाए जाएंगे? तो आपको मैं ऐसे बता दे रहे हैं, जो राष्ट्रपति संबंधी विवाद होते हैं वो सभी सर्वोच्च न्यायालय में ही सुलझाए जाते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपने पद से हट गया है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। नहीं पता ना? तो देखो, राष्ट्रपति के त्याग पत्र या हटने की दशा में या हटने की दशा में
राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति लेगा। मतलब वो राष्ट्रपति संभालेगा। अगर राष्ट्रपति त्याग पद देता है, हट जाता है किसी भी दशा में, तो उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद लेगा तो जितनी भी सारी सुविधाएं हैं राष्ट्रपति की, वो उपराष्ट्रपति को मिलने लगेंगी। ठीक है। और कब तक मिलेंगी? जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। और ये रहने की अवधि क्या है? अधिकतम 6 माह। 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकता है। और इसके बाद 6 माह, अधिकतम 6 माह के पहले निर्वाचन आयोग को क्या करना पड़ेगा? निर्वाचन आयोग को क्या करना पड़ेगा? चुनाव कराने होंगे। ठीक है। 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति के चुनाव कराने होते हैं। अब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? अभी हमने बताया आपको, इसी वीडियो में बताया अभी। तो त्याग पत्र किसे देता है? बताएगा कोई? हाँ, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया आप लोग समझ में आए ना? आइए आगे चलते हैं हम लोग। कुछ और एक इसमें एक पॉइंट है कि धन विधेयक, ये क्वेश्चन आया हुआ था और अच्छे एग्जामों में आता है कि धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति के अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। याद रखना, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तब तक कोई धन विधेयक संसद में पेश नहीं होगा। उसकी अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हम लोग कौन सा छूटा था? अनुच्छेद 53। ठीक है। तो 53 के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा डीपली या डिटेल से। ठीक है। तो दोस्तों एक काम जरूर करते रहिए आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। आपका साथ ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तो आप अपना साथ देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो शेयर भी करते जाइए। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 53। इसमें क्या था? कार्य एवं शक्ति। तो जो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति होती हैं ये बहुत सी होती हैं। तो कार्य एवं शक्ति जो होती है, पहली होती है कार्यपालिका शक्ति। उसमें होता है नियुक्ति, कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो पहले हम लोगों की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है? नियुक्ति, कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो देखो किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। पहला प्रधानमंत्री। ठीक है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो पहला लिखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी करता है? प्रधानमंत्री। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद गठन करता है। इसके बाद कैग की नियुक्ति करता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।
ठीक है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। और वित्त आयोग जो वित्त आयोग होता है उसकी नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इसमें क्या होता है, वित्त आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति। तो याद रखना, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो हमारा है राष्ट्रपति। तो ध्यान से देखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसकी मंत्रिपरिषद का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन, क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 263 के तहत क्या करता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति का। 263 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ है, 263 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ है, जिसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद वित्त आयोग का गठन भी करता है, हमने बताया आपको 280 के तहत। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग जो है उसकी गठन राष्ट्रपति भी करता है, ये हमने आपको बता दिया है। और जो SC ST OBC आयोग की नियुक्ति, ठीक है, SC और ST OBC आयोग की जो आयोग है, SC ST OBC आयोग का गठन, सॉरी यहाँ पे गठन लिखते हैं, तो जो आयोग बनाए जाते हैं SC ST या OBC आयोग, उसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और वित्त आयोग में केंद्र और राज्यों के करों का निर्धारण करता है, केंद्र राज्यों के बीच करों का निर्धारण, केंद्र राज्यों के बीच करों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखना, एक पॉइंट याद करना आप लोगों को। और विधायी शक्तियां, संसद का अभिन्न अंग, क्वेश्चन आ सकता है कि संसद का अभिन्न अंग कौन होता है, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति। याद रखना, संसद का अभिन्न अंग प्रधानमंत्री मत कर देना, लोकसभा अध्यक्ष मत कर देना, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है। याद रखना, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति ही होता है। कोई विधेयक या वित्त विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पारित माना जाता है, ठीक है। अगर कोई भी विधेयक है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तभी वो कानून बनेगा, या विधेयक या विधि बन जाएगी, कानून बन जाएगा, तो वो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद ही। अब ये अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। याद रखना, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 85 में जो संसद का सत्र होता है उसे बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा भंग कर देता है, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम लोग। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र बुलाना,
सत्रावसान करना और लोकसभा भंग करना। ठीक है, देखो याद रखना, सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग करता है, लेकिन संबोधित नहीं करता है राष्ट्रपति। याद रखना, संबोधित नहीं करता है राष्ट्रपति। याद रखना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संबोधित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही संबोधित करेगा। ठीक है, अगर दोनों की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो कौन संबोधित करेगा, तब भी लोकसभा अध्यक्ष ही संबोधित करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। राष्ट्रपति बुलाएगा, सत्रावसान करेगा और भंग कर सकता है, लेकिन संबोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं और कुछ शक्तियां हैं, वो हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कार्य एवं शक्ति, हमारा कार्य एवं शक्ति चल रहा था ना। तो देखो, कार्य एवं शक्ति में क्या है कि 267 के तहत आकस्मिक नीति का नियंत्रण। आकस्मिक नीति पर नियंत्रण, हाँ, आकस्मिक नीति पर नियंत्रण किसके तहत होता है, तो 267 के तहत, और 266 के तहत क्या होता है, संचित निधि। संचित निधि, ठीक है, 266 संचित निधि। ये सभी राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां, मतलब संचित निधि का वो संचालन करता है राष्ट्रपति 266 के तहत। अगला 112, अनुच्छेद 112 के तहत क्या करता है राष्ट्रपति, संसद में वित्तीय बजट पेश करने के लिए कहता है। ठीक है, याद रखना, जो संसद का वित्तीय बजट पेश किया जाता है वो अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति कहता है संसद में, क्या कहता है कि संसद में बजट, वित्तीय बजट पेश करने के लिए कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति से मतलब है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। क्षमादान का मतलब, अगर कोई व्यक्ति सजा याफ्ता, मतलब जिसे किसी ने कोर्ट से या किसी गुनाह करके कोई सजा पाई है, ठीक है, तो उसे क्षमादान दे सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, अगर किसी व्यक्ति को फांसी भी हुई है तो राष्ट्रपति उसको फांसी भी माफ करा सकता है। तो क्षमादान की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 72 में, और कौन कर सकता है, हमारा राष्ट्रपति क्षमादान देने लायक है। अगला अनुच्छेद 143, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। देखो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह कैसे, अगर राष्ट्रपति कोई काम करता है और उसको किसी की भी सलाह लेने की जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, अनुच्छेद 143 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देता है। लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति का अगर मन होगा स्वयं का तो वो उसकी सलाह मानेगा, अगर उसका मन नहीं तो उसकी सलाह वो बिल्कुल भी नहीं मान्य करेगा, मतलब उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आपात शक्ति। आपातकालीन शक्ति, तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो देखो 352, 356, 360 में क्या वर्णित है, ये आपात शक्तियां जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है।
तो अनुच्छेद 352 में क्या है, आपात शक्ति अगर किसी देश का युद्ध, अगर किसी देश, लिख लो युद्ध, युद्ध के समय राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगा सकता है। कब? युद्ध के समय। अगर किसी देश से युद्ध हो रहा है तो अनुच्छेद, अगर किसी देश में युद्ध चल रहा है किसी देश से, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 352 के तहत अपने देश में वो युद्ध के समय क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें है राज्यपाल शासन, नहीं सॉरी, राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे होगा राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में, वहां राज्यों में क्या होता है, अगर किसी राज्य में शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रही तो वहां की सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और जो राष्ट्रपति शासन है उसकी जो कमान होती है वो राज्यपाल के हाथ में होती है। तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में कहाँ लगता है, यहाँ पे लिख देते हैं राज्यों में, और उसको देखता कौन है, राज्यपाल। फिर उस स्थिति में क्या होता है, राज्यपाल उस राज्य का हेड हो जाता है और मुख्यमंत्री नहीं रहता है। ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है उसी के अनुसार सभी कार्य किए जाते हैं। मुख्यमंत्री पे ऊपर आपात का मतलब मुख्यमंत्री उसके अपने पूर्ण बहुमत खो देता है, इसीलिए मुख्यमंत्री हट गया होता है, और राज्यपाल वहां के जो शासन होता है वो अपने अंडर में कर लेता है और राष्ट्रपति को उसके सीधी रिपोर्ट देता है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। तो जो वित्तीय आपात है इसमें क्या होता है, रुपए का मतलब रुपए जो है भारत में, जो भारत हो या किसी देश का अगर लेन देन या वित्त बिगड़ जाता है तो वहां पे वित्तीय आपात का। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। ठीक है, अगला अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111, इसमें क्या है, राष्ट्रपति का वीटो। इसमें राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब है जैसे कि कोई भी विधेयक या बिल कुछ भी पारित होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को उस स्थिति में उसकी वीटो प्राप्त है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको आगे बढ़ाएगा, चाहेगा तो नहीं बढ़ाएगा, चाहेगा तो फेंक देगा, चाहेगा तो जेब में रख लेगा। मतलब वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, वो जो भी चाहेगा वो अपने इच्छानुसार करेगा। इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉकेट वीटो क्यों, पॉकेट वीटो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उस विधेयक या कुछ भी बिल हो वो अपनी जेब में भी रख सकता है, जब उसका मनो जवाब देगा नहीं देगा, मतलब उसको पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको इसमें वीटो प्राप्त है। ठीक है, अब वेतन के बारे में हमने आपको बता दिया है, तो फिर से बता देते हैं वेतन। ठीक है, वेतन देख लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीन व्यक्ति हैं जो जिनका वेतन हम एक साथ देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए और राज्यपाल 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख रुपए पर मंथ इनको जो वेतन है इनका मिलता है। ठीक है, तो आज हमारा राष्ट्रपति हम लोगों ने खत्म किया और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें कि अपने दोस्तों की भी उससे मदद मिल सके। जय